अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। कल 12 रबीउल अव्वल की वजह से मैंने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की। इस दिन के एहतराम में मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपको भी अगर किस्से कहानियाँ हॉरर स्टोरीज सुनने का शौक़ है तो इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई इंसिडेंट हुआ है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही मेंशन है। जहां दिल करता है शेयर करें, मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूंगा। ज़रा सोचें, आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहां से काफ़ी सारी गाड़ियां गुजर रही हों, लेकिन आपके पीछे कोई ऐसी चीज़ लगी हुई हो जो आपको मार देना चाहती हो, और इतनी गाड़ियां और लोगों के गुजरने के बावजूद भी आपको उम्मीद ज़रा भी ना हो कि आपको कहीं से मदद मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी हाईवे के साथ मौजूद हो और वहाँ से कारें और ट्रक इतने तेज़ी से गुजर रहे हों कि लोगों के वहाँ से गुजरने के बावजूद आपको उम्मीद नहीं कि कोई आपकी तरफ देखेगा और आपकी मदद करेगा, और आपके पीछे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो आपको मिनट में मार देगी और उसके बाद आपको खा जाएगी या पता नहीं आपके साथ क्या करेगी। ऐसी ही स्टोरी मेरे साथ आज शेयर की है नसीम अख्तर ने, तो उसकी स्टोरी को उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए, किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम नसीम अख्तर है और मैं काफ़ी अरसे से यूएसए में रह रहा हूँ। मैं यहाँ जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसका नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन उनका बेसिक पर्पज़ ये है कि उन्होंने हाईवे के साथ जितने भी जंगलात हैं उसमें जो फेंसिंग हुई हुई होती है, मतलब जो जाली सी लगी हुई होती है, जिसकी वजह से जंगल में से कोई भी जंगली जानवर हाईवे पर नहीं आ सकता, उसमें हम काम किया करते हैं। हमारा काम होता है कि जहाँ से अगर कोई फेंसिंग ख़राब है उसको चेंज करना या नए इलाकों में फेंसिंग को दोबारा से करना, और इस बात का ख्याल रखना कि कहीं भी अगर फेंसिंग ख़राब हो जाए तो उसको फ़ौरन से रिपेयर करना। और वैसे भी वहाँ से गुज़रने वाली जितनी गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर किसी को भी नज़र आए कि फेंसिंग ख़राब है तो हमारे नंबर वहाँ पर मेंशन किए गए होते हैं, तो उनमें से कोई भी हमें कॉल कर दिया करता है और हम वहाँ पर चले जाया करते हैं। कभी कभी तो फेंसिंग इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो पूरा सेक्शन ही चेंज करना पड़ता है, और कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी जगह ख़राब होने की वजह से वहाँ पर एक ही पीस इंस्टॉल कर दिया जाता है, मतलब थोड़ी सी रिपेयरिंग कर दी जाती है और पुराने पीसीस के साथ ही न्यू पीस को मर्ज कर दिया जाता है। और मैं इसी लेबर में शामिल था और पिछले 3-4 साल से इसी फर्म में काम कर रहा था। तो ये एक सर्दियों की रात की बात है। मैं अपने कैबिन में लेटा हुआ था, जो कि हमें कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते थे, और वो कैबिन मेरा उसी तरफ था कि जिस हाईवे पर मेरी ड्यूटी थी कि वहाँ पर अगर कुछ भी फेंसिंग में गड़बड़ हो तो मुझे ही वहाँ पर जाना होता था। वो वाला पूरा हाईवे का रूट मेरा ही था। मेरे साथ 2 बंदों की टीम थी और उनके भी अलग-अलग कैबिन्स बने हुए थे। अब ये काम की नौयत पे डिपेंड किया करता था। अगर फेंसिंग ज़्यादा ख़राब होती थी और ज़्यादा किलोमीटर के एरिया तक उसको लगाना होता था तो हम ज़्यादा बंदे भी मंगवा लिया करते थे अपने साथ लेबर के, क्योंकि 3 बंदों की बस की बात नहीं होती थी। लेकिन अगर बिल्कुल थोड़ा सा काम होता था तो अकेला बंदा भी जाके कर लिया करता था। अब मैं उस रात ऐसे ही अपने कैबिन में लेटा हुआ था और मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो मुझे पीछे डिपार्टमेंट से कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि रूट नंबर 99 पे स्पेसिफिक एक उन्होंने लोकेशन सेंड की, जहाँ पे रिपोर्ट की गई कि वहाँ पर फेंसिंग ख़राब है और वो फेंसिंग
ज़्यादातर इसीलिए की जाती थी कि उस रोड पर किसी भी किस्म का हादसा ना हो, क्योंकि जंगली जानवरों के रोड पर आ जाने से ट्रक्स वगैरह उनको हिट कर सकते हैं या गाड़ियाँ वगैरह भी, जिससे दोनों का ही नुकसान होता है। इसलिए मुझे ब्रीफ किया गया कि मैं उसको घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ही रिपेयर करूं, क्योंकि वो फेंसिंग जहां से ख़राब हुई थी वो थोड़ी सी ही जगह थी और मैं अकेला ही उसको ठीक कर सकता था। बाकी 2 को मैंने जहमत देने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मैंने कहा अकेला जाऊंगा और जल्दी से ठीक करके वापस आ जाऊंगा। वो रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था और हमारी शिफ्ट नाइट की हुआ करती थी। अब मैंने जल्दी से अपना सारा इक्विपमेंट गाड़ी में देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर पड़ा है, तो सब कुछ गाड़ी में ही था। मैंने जल्दी से फ्यूल चेक किया कि गाड़ी में फ्यूल कितना है, क्योंकि वो जगह वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर थी, रूट 99। तो मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा, अपनी जैकेट वगैरह पहनी और उस रूट पर निकल गया। बताता चलूँ कि उस रूट पर रात के इस पहर कार्गो ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चला करते थे, क्योंकि वो रूट रात के टाइम इसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता था। वहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज अपना सामान शिप्स से उतरवा कर ले जाया करती थी, इसलिए रात के इस टाइम ट्रक्स की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी और गाड़ियों की इतनी नहीं हो, और छोटी मोटी फैमिली कार्स वगैरह की इतनी तादाद नहीं हुआ करती थी। लेकिन मैं 15 से 20 मिनट की ड्राइव करके वहाँ पहुँच गया था और बिल्कुल अब उसी एरिया के सामने खड़ा हुआ था कि जहाँ से फेंसिंग ख़राब थी। मैंने गाड़ी को रोड के बिल्कुल साइड पर लगाया। रोड पे ज़रा भी रोशनी नहीं थी, हालांकि वो इतना मेन रोड था, उसके बावजूद भी उस पर कोई भी स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं थी। वो भी शायद ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे इतने अर्जेंटली इन फेंसिंग को ठीक करने का कहा गया था, क्योंकि इस पर रोड लाइट मौजूद नहीं थी और ख़राब थी, इसलिए किसी भी जानवर के रोड पर आ जाने से हादसा हो सकता था। खैर, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने सर पे लगी हुई टॉर्च को ऑन किया और उस फेंसिंग की तरफ बढ़ने लगा। मेरे साथ ही काफ़ी स्पीड में कार्गो ट्रक्स वगैरह गुजर रहे थे और वो इतनी स्पीड से गुजर रहे थे कि मेरी तरफ तो यकीनन किसी की नज़र ही नहीं पड़ रही थी। मैंने अपनी गाड़ी से फेंसिंग रोल उठाया और वो थोड़ा सा ही बचा हुआ था। इतना तो होगा ही कि उस जगह पर पूरा आ जाए। वो कम से कम 20 से 30 फुट की जगह थी जिस पे मुझे फेंसिंग को लगाना था। अब मैं जल्दी से फेंसिंग रोल को नीचे निकालने के बाद अपने इक्विपमेंट्स को नीचे उतार कर ले आया, उन सब चीज़ों को कि जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। अब मैंने फेंसिंग को खोलना शुरू किया और लगाने के लिए हाईवे से दूसरी साइड पे चला गया, जो कि जंगल वाली साइड पर आती थी। वो जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी घना था और रोड के साथ तो इतने दरख्त नहीं थे, बस झाड़ियाँ थी, लेकिन पीछे की तरफ इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त और इतना जंगल घना हो जाता था कि जिसका हिसाब नहीं। जंगल बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे सामने किसी ने काला रंग कर दिया हो। जंगल के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ना ही किसी जानवरों की या परिंदों की आवाज़ आ रही थी। और उसी फेंसिंग की दूसरी तरफ इतना बड़ा हाईवे था और उस पर भी कोई लाइट ना होने की वजह से बस जब कोई गाड़ी गुजर रही थी तब ही लाइट पड़ती थी वहाँ। उसके अलावा वो जगह बिल्कुल अंधेरी थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं अपने उस काम को कर ही जा रहा था और अब मेरा काम तकरीबन 30 to 40% हो गया था और अभी भी 60% काम रहता था। और वो फेंसिंग मैं जंगल वाली साइड से ही कर रहा था, मतलब मैं जंगल के अंदर खड़ा हुआ था और जब लास्ट का स्टेप रह जाना था तब मैंने बाहर आकर उसको वहाँ से बाइंड अप करके चले जाना था। कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जंगल के अंदर कोई कह रहा हो कि मेरी मदद करो, और वो आवाज़ थी भी किसी औरत की। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि रात के इस पहर जंगल में कौन मदद के लिए कह सकता है, और वो भी एक औरत। और यहाँ पर तो कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं खड़ी, तो वो अंदर जो भी है वो कहाँ से आई होगी और कैसे गई होगी। लिहाजा 2 से 3 बार वो आवाज़ आने के बाद मेरी मदद करो, मैं बाहर नहीं आ पा रही, मुझे बचा लो, ये आवाज़ आई 3 से 4 बार और उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई। लेकिन मैं अगर कोई अंदर शख्स था भी तो उसको ऐसे ही तो नहीं ना छोड़ सकता था, तो मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा।
मेरे सर पर वो टॉर्च लगी हुई थी। अब मैं उसी आवाज़ की डायरेक्शन में जाता जा रहा था कि जिस तरफ से मुझे आवाज़ आई थी, और साथ में ये कह रहा था कि जी मैंने आपको सुन लिया है, मैं आपको बचा ले। जी मैंने आपको सुन लिया है, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी ही तरफ आ रहा हूँ। और मैं उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। अब मैं जैसे जैसे उस तरफ जा रहा था, पत्तों पर पड़ने वाले मेरे कदमों से पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। और काफ़ी खुश्क पत्तों के ऊपर जब मेरा पाँव पड़ता था तो उनके टूटने की आवाज़ भी जैसे कि पूरे जंगल में फैल रही थी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा खामोशी हो चुकी थी। अब मैंने जब आगे से आवाज़ दी कि किधर हैं आप, मुझे आवाज़ दे, मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा, तो आगे से कोई आवाज़ ना आई। मेरे 5 से 6 बार पूछने के बाद भी आगे से कोई जवाब ना आया। तो मैं कहने लगा कि हैरत है यार, अभी खुद मुझे यहाँ से मदद के लिए कोई बुला रही थी और अब बिल्कुल चुप हो गई है। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? मैंने भी तकरीबन 4 से 5 मिनट उसको इधर उधर ढूंढा और एक आखिरी दफ़ा आवाज़ देकर पूछा कि आप कहाँ हैं? आवाज़ देंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप कहाँ पर हैं। लेकिन जब इस दफ़ा भी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं दोबारा से अपने काम वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा और दिल ही दिल में कहने लगा कि भाड़ में जाए। इसकी वजह से मैं इतने दूर तक जंगल के अंदर आ गया, लेकिन उसको इतना जहमत नहीं हो रहा कि दोबारा आवाज़ दे दे। एक तो मदद भी चाहिए और ऊपर से नखरे भी ख़त्म नहीं हो रहे। रहने दो उसको उसके हाल पर। मैं जैसे ही अपने उस काम वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस तरफ से जंगल के अंदर आया हूँ। हालांकि बाहर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं इस चीज़ का तयन नहीं कर पा रहा था कि हाईवे किस साइड पर है। इतनी देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दरख्त पर कोई लोहे के रोड को घसीटता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। इमेजिन करें कि जैसे कोई दरख्त पर लोहे के रोड को ज़ोर ज़ोर से रगड़ता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ क्रिएट हो रही थी। मैंने अचानक से पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा सा उस साइड पर गया और इधर उधर देखने लगा, और जो कुछ मेरी लाइट में नज़र आ रहा था उससे तो यही साबित हो रहा था कि वहाँ पर कोई नहीं है। खैर, मैं अब काफ़ी परेशान हो चुका था क्योंकि मुझे मेन हाईवे पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं जहाँ मुँह आ रहा था वहीं भागा चला जा रहा था। कितनी देर में मुझे गाड़ियों की आवाज़ नज़दीक से नज़दीक आती हुई सुनाई दी तो मैं उसी सिमत में बढ़ता रहा। इतनी देर में मुझे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा होता है। और मेरे हाथ में कोई सामान भी नहीं था कि अगर वो कोई जंगली जानवर होता भी सही तो यकीनन उसने मुझे मार देना था या ज़ख्मी कर देना था, और मेरे हाथ में अपनी बचाव के लिए कोई सामान भी नहीं था। इसीलिए मैंने पीछे देखने के बजाय आगे चलते रहने का फ़ैसला किया और हल्का हल्का आगे बढ़ता रहा। और वो गुर्राने की आवाज़ भी मेरे पीछे से मेरे करीब आती गई, और साथ साथ वो आवाज़ भी आ रही थी कि जैसे दरख्तों पर कोई अपने नाखूनों से या लोहे की किसी चीज़ से खराश रहा हो। अब मुझे काफ़ी अनरियल सा फील होने लगा, तो मैंने इसी तजस्सुस में पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर दोबारा से कोई भी नहीं था। लेकिन अब इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता था क्योंकि साफ आवाज़ आ रही थी कि पीछे कोई जानवर मौजूद है, लेकिन अब वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और अब मुझे जो एक काफ़ी हैरान कर देने वाली बात दिखाई दी वो ये थी कि दरख्तों पर वाकई में किसी चीज़ के निशान थे कि जैसे दरख्तों की उस खाल को नोच दिया गया हो, और वो निशान काफ़ी सारे दरख्तों पर मौजूद था और काफ़ी गहरा था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़ोर से उनके ऊपर ये निशान बनाए गए हैं और काफ़ी मजबूत चीज़ से बनाए गए हैं। ये देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। इससे यही साबित हो रहा था कि कोई चीज़ मेरे आसपास है और उसके बावजूद वो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं समझ चुका था कि ये कोई जानवर वगैरह नहीं है बल्कि कोई और ही चीज़ है। तो मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मैं बगैर कुछ सोचे उसी तरफ बढ़ने लगा कि जहाँ से मुझे हाईवे की आवाज़ आ रही थी। वो जगह अभी भी मेरे से काफ़ी दूर थी, लेकिन मैं बगैर कुछ सोचे भागता जा रहा था कि अचानक मेरे पाँव को किसी ने ज़ोर से पकड़ा और मैं झटका खाता हुआ नीचे गिर गया।
मेरा सर एक पत्थर से जाकर टकराया और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वहां पर एक औरत मौजूद थी जिसके सारे बाल उसके मुंह वाली साइड पर आगे आए हुए थे। उसके अलावा हैरानकुन बात यह थी कि उसकी कमर में से ऐसे टांगे निकली हुई थी कि जैसे वो कोई मकड़ी हो। जैसे मकड़ी की टांगे होती है ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी कमर से निकल के आगे की तरफ आ रही थी और वो इतनी मोटी और स्ट्रॉन्ग लग रही थी कि मैं समझ गया कि वो जो दरख्तों पर निशान थे वो इसी चीज़ से बनाए गए थे और इसी के दरख्तों पर चलने की वजह से वो निशान बने थे। उसका मुंह भी आम मुंह की तरह नहीं था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलने लगी, लाल रंग की, और उसके दांत ऐसे थे कि जैसे ऊपर नीचे ना हो सिर्फ, बल्कि पूरे सर्कल में दांत हो और दांतों की कई लेयर्स हो। और उसने मुंह इतना बड़ा खोल लिया था कि मैं वो मंजर देख के बस समझ चुका था कि ये जो भी चीज़ है मुझे बस अपना एक नवाला बनाएगी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। वो सब कुछ मेरे लिए इतना अनरियल था कि मेरा माइंड उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। और वो जो भी चीज़ थी वो ना तो इंसान था और ना ही जानवर, बल्कि इनका मिला जुला ही कुछ था। वो आधी मकड़ी थी और आधी इंसान, और इंसान भी यूं कह लें कि कोई बिगड़ी हुई इंसान। और उसके पूरे जिस्म पर काले बाल थे। ये नज़ारा देखकर मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे और मैं हाथ जोड़कर उस चीज़ को कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बस मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहना, मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया, बस यहाँ पर अपना काम करने आया था, मुझे यहाँ से जाने दो। और मैंने अपनी ज़ोर से आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने के बावजूद भी वो चीज़ मेरी आंखों के सामने ही घूम रही थी। अब मैं उसको अपने पास आता हुआ महसूस कर रहा था। इतनी देर में पता नहीं कैसे मुझ में हिम्मत आई। उस चीज़ ने यह समझा कि मैं बिल्कुल निढाल हो चुका हूँ, लेकिन मैं अचानक से उठा और वहाँ से भागने लगा और उसी हाईवे की तरफ भागने लगा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चीज़ भी मेरे पीछे भाग रही है और दरख्तों से लटकती हुई और जाल बनाती हुई मेरा पीछा कर रही है। लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि पीछे देखने से मेरे डर में और ही इजाफा होना था। इसीलिए मैं बस सीधा भागता जा रहा था और भागता जा रहा था। क्या मुझे दूर से वो फेंसिंग नज़र आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी टॉर्च की लाइट उस फेंसिंग पर पड़ रही थी और उसकी शाइनी स्टील से रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसीलिए मैं उसी तरफ भागता गया और भागता गया। अब मैं उस जगह पर आ चुका था कि मेरे एक साइड पर जंगल था और दूसरी तरफ फेंसिंग के उस साइड पर हाईवे। मैं जल्दी से फेंसिंग के नीचे से निकलकर हाईवे वाली साइड पर गया और मेरी गाड़ी वहाँ से काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। उसको मैंने साइड पर लगाया हुआ था। अब मैं अपना सारा सामान छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। देखता क्या हूँ कि वो चीज़ दूर जंगल में से दरख्तों के सहारे जाल बनाकर लटकती हुई और झूलती हुई मेरी तरफ पड़ रही थी। यह मंजर अगर आप में से कोई देख लेता तो आप उस मंजर को देखने के बाद यकीनन अपने होशो हवास खो बैठते। लेकिन पता नहीं उस टाइम मुझ में कैसे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए मुझे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रहा था, क्योंकि वो मेन हाईवे था और वहाँ पर गाड़ियाँ और ट्रक इसी स्पीड से चला करते हैं। इसीलिए मैं उसके सामने जाकर तो मदद नहीं मांग सकता था, लिहाजा मैं साइड से ही हाथ हिलाने लगा। लेकिन उस हाईवे पर इतना ज़्यादा अंधेरा था और साइड पे तो ट्रक की रोशनी तक नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो मुझे देख भी नहीं पा रहा था और वो सीधा वहाँ से निकल गया। तो मैंने खुद को इतना बेबस महसूस किया। हालांकि वहाँ से इतनी गाड़ियाँ, इतने ट्रक गुजर रहे थे, उसके बावजूद भी मुझे उस चीज़ से बचाने वाला कोई नहीं था। मतलब लोगों के आसपास होते हुए भी मैं बिल्कुल तन्हा था। ज़रा इमेजिन करें आप इस बात को कि ये कितना खौफज़दा कर देने वाली बात है। लिहाजा मैं फिर भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और गाड़ी की तरफ मेरे जाने की हिम्मत इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गाड़ी तक नहीं पहुंच पाऊंगा और वो चीज़ मुझ पर हमला कर देगी।
अब मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो कांपते हुए हाथों से गाड़ी को खोलने लगा, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी को लॉक किया हुआ था और चाबी मेरी जेब में ही थी। मैंने जल्दी से उन्हीं कांपते हुए हाथों से गाड़ी की चाबी को निकाला और बटन प्रेस करने लगा। गाड़ी के अनलॉक होते ही मैं बौखलाहट में गाड़ी के अंदर बैठने लगा तो नज़र आया कि वो चीज़ जंगल के साइड से होती हुई फेंसिंग के ऊपर चढ़ती हुई मेरे पास ही आ रही है और काफ़ी भयानक और दिल को बाहर निकाल देने वाली आवाज़ें निकाल रही है और बस मेरी ही तरफ आ रही है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाबी अपनी जगह पर लग ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। और आपको भी पता होगा कि जब बंदा काफ़ी जल्दी में हो या काफ़ी डरा हुआ और नर्वस हो तो उससे कोई भी काम सही से नहीं होता। मेरे से वो चाबी भी नहीं लगाई जा रही थी। खैर इत्तेफाक से 2 ट्राई करने के बाद वो चाबी अपनी जगह पर लग गई और मैंने गाड़ी को इग्निशन दी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने जल्दी से गाड़ी का गियर लगाया और जल्दी में गाड़ी चलाने के चक्करों में गाड़ी बंद कर बैठा। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चीज़ मेरे पास अब करीब आ ही चुकी थी। मैंने ज़ोर से स्टीयरिंग पे 2 हाथ मारे, उसके बाद दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को चलाने लगा। मुझे हाईवे के दूसरी तरफ जाना था, मतलब कि गाड़ी को मोड़कर सीधा लेकर जाना था, लेकिन उस सड़क से काफ़ी ट्रक गुजर रहे थे जिसकी वजह से मुझे गाड़ी की मोड़ कटाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी और काफ़ी टाइम लग रहा था। एक तरफ वो शैतान नुमा मखलूक थी जो कि मुझे मार देना चाहती थी और दूसरी तरफ ये ट्रक थे। अगर मैं गाड़ी को जल्दी में निकालता तो काफ़ी मुमकिन था कि कोई ट्रक मेरे अंदर आकर हिट कर देता, इसलिए मैंने काफ़ी एहतियात से गाड़ी को मोड़ा और वो चीज़ बिल्कुल मेरे गाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा और साथ ही तेज़ी से गाड़ी को भगाने लगा। गाड़ी को तेज़ भगाते भगाते मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं गाड़ी की जल्दी से ब्रेक लगा दूं। इसकी वजह से हो तो सकता है कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाए, लेकिन वो जो चीज़ भी गाड़ी के ऊपर मौजूद है वो भी नीचे गिर जाएगी और फिर मैं गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। तो मैंने ऐसे ही किया, जल्दी से तेज़ स्पीड गाड़ी में ब्रेक लगाई और वो जो भी चीज़ गाड़ी के ऊपर थी और अपने उन मकड़ी जैसे हाथों के साथ गाड़ी की छत को फाड़ देना चाहती थी, वो गाड़ी से अनबैलेंस होकर गाड़ी के सामने आ गिरी। फिर मैंने बैक गियर लगाकर गाड़ी को पीछे किया और जब उस चीज़ से काफ़ी दूर चला गया तो फिर मैंने दोबारा से गाड़ी को आगे की तरफ चलाना शुरू किया और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो चीज़ ये देखकर जंगल वाली साइड पर भाग गई और फेंसिंग के ऊपर से होते हुए जंगल के अंदर चली गई और साथ ही के दरख्त पर चढ़ गई। उसकी लाल आंखें मुझे अभी भी नज़र आ रही थी और उसने अभी भी उसी तरह मुंह खोला हुआ था और मैं उसको देखता जा रहा था और मैं गाड़ी की स्पीड ज़रा भी हल्की नहीं कर रहा था और वो चीज़ जो भी थी उसकी आवाज़ अभी तक मेरे कानों तक पहुंच रही थी। खैर मैं उस रूट नंबर 99 से होता हुआ अपने उसी कैबिन वाली साइड पर वापस चला गया कि जहाँ पर हमारे कैबिन थे। जो मेरे दोनों टीम वर्कर्स मेरे साथ थे वो जल्दी से बाहर आए और देखने लगे कि इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाकर क्यों आया है, क्योंकि जब मैंने वहाँ जाकर गाड़ी की ब्रेक मारी तो साइड वाले खंबे के साथ जाकर लगी। तो जल्दी से बाहर आए और मुझे देखने लगे और पूछने लगे कि खैरियत है, क्या हुआ है, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे साथ जो सब कुछ हुआ मैंने उनको बताया। तो उनमें से भी एक लड़का कहने लगा कि जो रूट नंबर 99 है इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ मशहूर हैं कि जब मैं छोटा होता था तो मेरे दादा ने भी इस रूट के बारे में बताया था कि उन्होंने भी वहाँ पर किसी चीज़ को देखा था जब वो रात के टाइम यहाँ से वापस आ रहे थे। तो उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। तो जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे गाड़ी में दूसरा टायर चेंज करने के लिए, तो उन्होंने भी ऐसी ही कोई चीज़ देखी थी। वो भी यही बताते हैं कि उसका धड़ मकड़ी वाला था और बाकी वो किसी औरत की तरह थी और काफ़ी खौफनाक किस्म की शक्ल थी उसकी। और जो तुम बता रहे हो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक ही जैसी हैं। तो इसका यही मतलब है कि जो मेरे दादा कहते थे वो भी बिल्कुल सच ही कहते थे और जो बाकी लोग उस रूट के बारे में कहानियाँ बताते हैं कि वहाँ पर कितने जानलेवा तरीके से लोगों की लाशें मिलती हैं उस जंगल के अंदर से। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो किसी जानवर का काम नहीं है। पहले तो मैं इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन आज तुमने भी बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट बताया है जैसा कि मेरे दादा ने बताया था।
वो भी इस दिन वहाँ से बचने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि जैसे ही टायर चेंज करने के लिए नीचे उतरे थे तो उस दिन आसमान पर फुल चांद था, जिसकी वजह से सब कुछ नज़र आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि इस तरह की कोई मखलूक उनकी तरफ बढ़ रही थी। तो उन्होंने गाड़ी का टायर चेंज किए बगैर ही उसके अंदर बैठे और गाड़ी को चलाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, और अगर वो यहाँ पर टायर चेंज करने के चक्करों में बैठे रहे तो वो चीज़ इनको यकीनन मार देगी और जंगल के अंदर ले जाएगी। उन्होंने उस चीज़ की शक्ल और उसकी जिसामत को अच्छी तरह से देखा था, और आज तुम्हारा ये वाक़या सुनने के बाद मैं अपने दादा की उस बात पर और जो तमाम बातें इस जंगल के बारे में मशहूर हैं, अब मुझे यकीन आ चुका है कि वहाँ पर यह सब कुछ वाकई में होता है। और मैं तो अब कभी भी रात के इस पहर इस जंगल की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। हम तीनों ने वो जॉब फ़ौरन ही छोड़ दी, और हम तीनों ने एक दूसरे के मशवरे के साथ ही वो जॉब छोड़ी, क्योंकि हम तीनों यहाँ वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहते थे। अभी भी मैं घर अक्सर बैठा हूँ तो न्यूज़ पर जब खबरें चलती हैं और कभी बताया जाता है कि रूट नंबर 99 पर उसी जंगल में किसी की लाश मिली है और ऐसा लग रहा है कि उसको किसी जानवर ने मार डाला है, तो मेरे जहन में दोबारा से उसी मखलूक की तस्वीरें आने लगती हैं और उसका चेहरा मेरी शक्ल के सामने आ जाता है। और उन डेड बॉडीज़ की पिक्स देखने के बाद मैं काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस दिन बचा लिया, वरना मेरा भी वही हाल होना था जो कि उन सब का हो रहा है। पता नहीं उस जंगल में वो चीज़ कब से है और कितने लोगों को मार चुकी है, लेकिन मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ कि जिसकी जान बच चुकी थी। गवर्नमेंट भी उस तरफ कोई एक्शन नहीं लेती, बस जानवरों का नाम लेकर उन केसेस को बंद कर दिया जाता है, और पता नहीं ये मौतें अब कब तक होती रहेंगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।